के लिए आपको जितनी भी हीट देनी पड़ेगी उस हीट को आप कहोगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी जो होती है उसमें हम बॉडी लेते हैं, इसके अंदर कोई भी स्पेसिफाइड मास नहीं होता। और ये अब डिपेंड किस पे करेगी, ये डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी। अगर कोई बड़ी बॉडी है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अगर एक बॉडी छोटी है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम है, उसके अंदर मैटर कम है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कम हीट देनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हीट कैपेसिटी होती है ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की साइज पे। जैसे अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, दूसरी बॉडी है जिसका मास 20 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम वाली बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको कम हीट देनी पड़ेगी और 20 किलोग्राम वाले के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं बेटा कि हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन साइज, ठीक है, या जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी। ठीक है, और इसका फार्मूला हो जाता है, हीट कैपेसिटी का फार्मूला ये हो जाएगा बेटा, हीट कैपेसिटी का फार्मूला ये हो जाएगा, हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा टी क्या होता है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा क्यू मीन्स हीट सप्लाइड, कि आप कितनी हीट देते हो, हीट सप्लाइड। और यहाँ पे जो होता है बेटा डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को जाहिर करता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर को जाहिर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक छोटी बॉडी है उसको आपको Q1 थोड़ी देनी पड़ेगी, और एक बड़ी बॉडी है उसको आपको Q1 Q2 ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर इसका डेल्टा T1 इसका डेल्टा T2। अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल चेंज करना है तो बड़ी बॉडी के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और छोटी बॉडी के लिए कम हीट देनी पड़ेगी। और इसका यूनिट होता है बेटा, इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर केल्विन होता है। ठीक है, अब दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहा जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहा जाता है बेटा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बेटा जब वर्ड स्पेसिफिक आ जाता है, स्पेसिफिक का मकसद होता है कि किसी चीज की अमाउंट को हम फिक्स कर दें। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी का फिक्स मास ले 1 किलोग्राम के, अगर हमने किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट चेक करनी है तो उसके अंदर हम मास को फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर मास हम 1 किलोग्राम लेते हैं। अगर 1 किलोग्राम किसी भी चीज का मास लेके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बढ़ाए, तो 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हमें जितनी भी हीट देने की जरूरत पड़े तो उसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा। तो आप इसको कह सकते हैं बेटा अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat required, amount of heat required to raise temperature of 1 kilogram of substance up to 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा ये जो होती है
ये आल्सो डिपेंड्स बेटा, इसके अंदर एक और फैक्टर भी होगा, ये जो होगा नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे भी डिपेंड करेगी। जैसे अगर एक लोहे की बॉडी है और एक लकड़ी की बॉडी है, तो लकड़ी को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और जो लोहा होता है उसको कम देनी पड़ेगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनकी कम होती है, जो चीज जल्दी गर्म हो जाती है उसकी हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी चीज कितनी हीट बर्दाश्त कर सकती है। तो लोहा या मुख्तलिफ कंडक्टर्स होते हैं, उनको जब हीट हम देते हैं तो वो जल्दी उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो जब उनका टेम्परेचर जल्दी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, इसका मकसद है उनमें हीट बर्दाश्त करने की सलाहियत कम होती है। जबकि ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे लकड़ी है, मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको आप ज्यादा हीट दोगे एज कंपेयर टू द मेटल्स, तब जाके वो क्या होती है, गर्म होती है। जैसे पानी होता है, उसको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो ये जो हीट कैपेसिटीज होती है, इसके अंदर भले मोलर हो, भले स्पेसिफिक हो, भले हीट कैपेसिटी हो या थर्मल कैपेसिटी हो, इनसे हमें ये पता लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को कितना बर्दाश्त कर सकता है। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा बर्दाश्त कर लेता है, उसका टेम्परेचर कम बढ़ता है। जिसकी हीट कैपेसिटी कम होती है वो कम बर्दाश्त कर सकता है हीट को, उसका जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो स्पेसिफिक हीट के अंदर इसमें और इसमें फर्क ये कि इसमें कोई भी स्पेसिफाइड मास नहीं है। कोई भी बॉडी है उसका मास 10 किलोग्राम हो सकता है, उसका 20 किलोग्राम होता है, उसका 30 हो सकता है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक मास स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई 1 किलोग्राम मास ले, उस 1 किलोग्राम मास जो होता है उसके दरमियान, ठीक है, 1 किलोग्राम मास जो होता है, 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको जितनी भी जो है वो हीट देनी पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट। इसके अंदर मास जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है। और ये भी उसी तरह से होती है जैसे मेटल्स होते हैं, उनके 1 किलोग्राम का टेम्परेचर बढ़ो जल्दी बढ़ जाएगा, मीन्स उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। इंसुलेटर्स की ज्यादा होती है, इसलिए उनको ज्यादा दोगे तब जाके उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जिस तरह से हीट कैपेसिटी के रूल्स होते हैं इसी तरह से इसके होते हैं। फर्क ये कि उसके अंदर कोई स्पेसिफाइड मास नहीं होता, इसके अंदर स्पेसिफाइड मास होता है। इसके बारे में आप कहोगे कि डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, अब अगर इसका फार्मूला करें बेटा, तो आप इसका फार्मूला ये कर सकते हैं बेटा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेटा इसके लिए सैम्पल्स मुख्तलिफ इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मैं सिर्फ नेम लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब इसके अंदर एम जो होता है वो मास को जाहिर करता है, डेल्टा क्यू जो है हमारे पास ये हीट है, हीट सप्लाइड है, और हमारे पास जो बेटा एम है वो मास है बेटा। ठीक है, और डेल्टा टी जो है ये हमारे पास बेटा चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो होती है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब आप इसका अगर यूनिट करें तो इसका यूनिट हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये इसका यूनिट होता है, आप इस यूनिट के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो होती है बेटा
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इंसुलेटर्स। ठीक है, जिस तरह से हीट कैपेसिटी होती है वही सेम रूल्स इसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनके दरमियान अगर रिलेशन देखें तो इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है बेटा, कि रिलेशन बिटवीन heat capacity and specific heat capacity, इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है। एक तो रिलेशन ये होता है बेटा सिंपली, जिस मटेरियल की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी स्पेसिफिक हीट भी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, जिस मटेरियल की हीट कैपेसिटी कम होगी उसके स्पेसिफिक हीट भी कम होगी। अब अगर इन दोनों का अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो ये हो जाएगा बेटा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है बेटा, आप इसको कर सकते हैं 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/m, और ये क्या हो जाएगी, आपको पता है कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो जाती है, हीट कैपेसिटी के बराबर हो जाती है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है इज इक्वल टू 1/m टाइम्स हीट कैपेसिटी होती है बेटा। ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू m इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप इस तरह से इन दोनों का रिलेशन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसका सिंपल सा एक एग्जांपल करें तो आप इसका इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इसका एक सिंपल सा एग्जांपल करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of body is 1000 joule per Kelvin, then what is heat capacity of 10 किलोग्राम ऑफ मास। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है एक बॉडी है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो ये होती है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी ऑफ सेम मटेरियल हैविंग मास 10 किलोग्राम। ठीक है, आप इस तरह से कहेंगे कि एक बॉडी है जिसकी हीट कैपेसिटी कितनी है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1000 जूल पर केल्विन बेटा। ठीक है, ये जूल पर किलोग्राम पर केल्विन बेटा, पर किलोग्राम पर केल्विन कर दे, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि एक बॉडी है जिसके 1 किलोग्राम की 1000 है, तो उस बॉडी का अगर मास 10 किलोग्राम है तो उसकी कितनी हो जाएगी बेटा। आप इस तरह से कहोगे कि इनका दरमियान बेटा रिलेशन होता है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, हीट कैपेसिटी हो जाएगी 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10 पावर 4 जूल पर केल्विन, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि
हीट कैपेसिटी जो होती है उसके अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी मास हो सकता है, जितना मास ज्यादा होगा उतनी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो आप इन दोनों को अगर समराइज करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि हीट कैपेसिटी का मकसद है कोई भी बॉडी हो हमारे पास, उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएं, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी भी हमें हीट देनी पड़े, तो उस हीट को हम कहेंगे हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ द बॉडी पे, या आप ये भी कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर कितना मास या मैटर इस्तेमाल किया गया है, और आल्सो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम हीट पे डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस शो करते हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसके अंदर हम किसी भी बॉडी के जो है वो हम मास को स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस बॉडी का अगर इतना मास होगा तो 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हम लेते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम करेंगे बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा। मोलर हीट कैपेसिटी का मकसद होता है बेटा अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance up to 1 degree Celsius और 1 केल्विन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं बेटा 1 मोल लेते हैं। सपोज करें इस तरह से हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका आपके पास 1 मोल है बेटा। अगर इस तरह से हमारे पास सिलेंडर है, पिस्टन है, इस तरह से सिलेंडर और पिस्टन है, इस तरह से, तो इस तरह से आप देखेंगे इसके अंदर ये। ठीक है बेटा, अगर 1 जो है वो मोल है इसका सब्सटेंस का, और यहां से हम इसको हीट देते हैं बेटा डेल्टा क्यू, और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है बेटा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो 1 मोल को हीट देने के लिए जितनी भी अमाउंट आपको चाहिए, तो उसके बारे में हम कहेंगे कि ये मोलर हीट कैपेसिटी है। अब मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला ये हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी जो होगी उसका फार्मूला होगा डेल्टा क्यू अपान एन डेल्टा टी, वेयर एन जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के, और इसका यूनिट कौन सा हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। आप इस तरह से कर सकते हैं कि जूल पर मोल पर केल्विन, इस तरह से आप इसका यूनिट करोगे, और ये भी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होंगे उनके हिसाब से होगी ये। अब ये जो होता है बेटा हमारे पास इसको जो हीट देते हैं, ठीक है, अब ये जो गैसेस की हम स्पेशली बात करें कि अगर हमारे पास ये सब्सटेंस गैस की सूरत में है, तो बेटा गैस एक ऐसी चीज होती है जिसके प्रेशर के चेंज होने की वजह से उसके वॉल्यूम में अच्छी खासी चेंज आ जाती है। तो ऐसी चीज जिसका प्रेशर चेंज होने से उसके अंदर चेंज आ जाए, तो उसकी ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है ये 2 होती है। ठीक है, गैसेस की 2 होती है क्योंकि गैस प्रेशर से अफेक्टेड होती है। अब यहाँ पे 2 होती है, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा। ठीक है, अब अगर हमारे पास इस तरह से बेटा कि इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर है, पिस्टन है, और उसका वॉल्यूम हमने फिक्स रख दिया है बेटा। उसका वॉल्यूम न इंक्रीज होता है और उसका वॉल्यूम न डिक्रीज होता है। इस तरह से वॉल्यूम न इंक्रीज होता है और न वॉल्यूम डिक्रीज होता है। 1 मोल है बेटा। अब अगर हम इसको हीट देंगे तो V जो होता है बेटा कांस्टेंट होता है। ठीक है, V अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा V 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि वर्क जो होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक्स में P डेल्टा V, देयरफॉर वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो 0 होता है। अब इसमें ये होता है कि जब आप इसको हीट देते हो, यहाँ से टोटल आप हीट देते हो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो डेल्टा क्यू होती है इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होती है। अब इसके अंदर वर्क जो होता है वो 0 होता है। टोटल हीट किस में चली जाती है? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के अंदर चली जाती है। तो जब आप किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे और उसको जितनी भी आप हीट दोगे, तो वो हीट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज करने में काम आएगी और इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। तो आप इसको कहते हो कि इसको हम कहते हैं बेटा कि ये होती है सी वी बेटा। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये होती है बेटा सी वी। इसको हम कहते हैं सी वी। इसको डिफाइन आप इस तरह से करोगे बेटा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of 1 mole of substance up to 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐसे होता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये जो होता है ये किसी भी सब्सटेंस का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के देंगे तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। अब अगर हम करें बेटा स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी बेटा। अब अगर आप कांस्टेंट प्रेशर रखते हो, सपोज करें इस तरह से आपके पास एक सिलेंडर है और इसके अंदर आप 1 मोल रखते हैं गैस का वेट। इस तरह से अगर आप प्रेशर पी ऊपर से कांस्टेंट रखते हैं बेटा, अब इसकी स्टेट क्या होती है बेटा? अब अगर आप इसको हीट दोगे यहां से, आप अगर यहां से बेटा इसको हीट दोगे तो ये हीट जो होगी ये इसका अंदर जो होगी प्रेशर बढ़ाएगी। प्रेशर बढ़ने से इसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन आएगी और इसकी स्टेट चेंज होगी बेटा। P1 है, V1 है, T1 है, और ये हो जाएगा P1 बेटा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। तो इस कंडीशन के अंदर ये होता है कि ये आपकी जो हीट होती है ये दो कामों में यूटिलाइज होती है। एक तो ये हीट इसका अंदर टेम्परेचर बढ़ाती है, दूसरा अंदर से प्रेशर बढ़ने की वजह से इसके वॉल्यूम में इंक्रीज का सबब बनती है। नतीजा ये निकलता है कि आप जो भी हीट देते हो
वो सिर्फ उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो वर्क में भी कन्वर्ट हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तब जाके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप जितनी भी हीट देते हो तो वो टोटल की टोटल जो होती है वो टेम्परेचर के चेंज करने में इस्तेमाल हो जाएगी बेटा। तो आप इस तरह से कहोगे बेटा कि इसके अंदर हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 mole of substance up to 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो होती है बेटा। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा कि इसके अंदर डेल्टा वी is not equal to 0, therefore work is equal to P delta V. Work is not equal to 0 in this process. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि some heat is converted into work बेटा। सम हीट किस में चली जाती है? वर्क में चली जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर आप कहोगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दोनों चीजें होगी। तो इस कंडीशन का अगर आप देखें तो इसमें आपको सेम गैस की जो है वो दो, जो सेम गैस को आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है, कि गैस हैज 2 मोलर हीट कैपेसिटीज। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी बात क्या होती है बेटा कि मोलर हीट कैपेसिटी Cp ग्रेटर देन होती है Cv, बिकॉज एट constant pressure some heat is also converted into work। ठीक है, तो ये हो जाती है बेटा इनके दरमियान रिलेशन जो होता है कि जो Cp होती है वो ग्रेटर देन Cv होती है बेटा। अब अगर हम करते हैं बेटा कि दोनों Cp और Cv के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बेटा, अब ये होता है डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv। ठीक है, Cp एंड Cv के दरमियान डिफरेंस क्या होता है बेटा? ये जो इक्वेशन है ये आइडियल गैस के लिए होती है। ठीक है, ये जो Cp और Cv की जो होती है बेटा, Cp और Cv का जो डिफरेंस होता है बेटा, ये हम लेते हैं आइडियल गैस के। ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए होता है बेटा। आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। Cp और Cv का डिफरेंस कितना होता है बेटा? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है बेटा। और दूसरा होता है यहाँ पे रेशियो बेटा, गामा इज इक्वल टू Cp
अपॉन CV होता है, और गामा जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा बिकॉज CP ग्रेटर देन CV होती है। अब लास्ट टाइम PMC के अंदर इन चीजों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज मैं आपको भेजता हूं कि मोनोएटॉमिक गैसेस का क्या होगा, डायटोमिक गैसेस का क्या होगा, पॉलीएटॉमिक गैसेस का क्या होता है, मैं आपको भेजता हूं आज। उसके ऊपर कुछ मैं प्रॉब्लम्स भी आपको भेज रहा हूं इसी के हिसाब से, तो आप उनको कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस आ रहे थे। इन चीजों के ऊपर ये जो चीजें हैं, ये दोनों जो चीजें हैं इसके बारे में आप कहेंगे कि इन दोनों चीजों के ऊपर जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे PMC की जो टेस्ट थी बेटा। इसके ऊपर जो है वो लास्ट ईयर PMC की जो टेस्ट थी, ठीक है, लास्ट ईयर जो PMC की टेस्ट थी उसके अंदर हर बच्चे को इन फार्मूला से 2 से 3 क्वेश्चंस मिल रहे थे और थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी मिल रहे थे बेटा। आप कह सकते हैं कि इनसे जो है वो टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स थे बेटा। प्रॉब्लम्स की सूरत में थोड़े मुश्किल टाइप क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है। तो इनकी बेटा जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इसके अंदर जो रिमेम्बर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या याद करना है बेटा, ठीक है, कि ये जो है वो गामा, ये रेशियो या डिफरेंस बेटा, रेशियो गामा एंड डिफरेंस CP माइनस CV of diatomic, monoatomic and polyatomic gases, ठीक है। ये इनके बेटा याद करें, ये मैं भेज रहा हूं आपको कि किसके किसके बराबर होते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चंस की भी जो है वो आप याद रखिएगा कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कुछ जो मुझे मिले मैं भेजता हूं। अगर आप में से भी कोई ऐसा स्टूडेंट हो तो जिसने जिसके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो जो लास्ट टाइम इन्हीं टॉपिक से या 11 चैप्टर से आए हैं, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी करना है, तो मुझे भेज दे। अब ऐसे भेजे जो लास्ट ईयर PMC में आए थे। अब आप लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड भेज देते हो कि उनका कोई फायदा नहीं होता। जो आपने कहीं देखे वो अलग बात है, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज है वो आप मुझे भेज दे ताकि मैं उनका सलूशन भी आपको भेज दूं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि PMC का जो लास्ट ईयर का पैटर्न रहा था उसमें ऐसा हो रहा था, किसी कुछ बच्चों को जो फिजिक्स के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे थे वो मिल रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। जैसे 4-5 दिन ऐसा ट्रेंड रहा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ज्यादा आ रहे थे। 4-5 दिन ऐसा ट्रेंड रहा जिसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स और ये क्वार्क्स और ये जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं इनका ज्यादा ट्रेंड चला, क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड चीजें ज्यादा जो है वो दिन इनमें से रिपीट हो रहे थे। और कुछ दिन ऐसे भी गुजरे जिसमें थर्मोडायनेमिक्स या फर्स्ट ईयर का कोई चैप्टर ले लिया, उनके ज्यादा आ रहे थे। तो ऐसे ग्रुप्स के अंदर आ रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको फर्स्ट ईयर और इंटर के मिक्स 1-2 चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको इंटर के 1-2 चैप्टर्स में से ज्यादा मिल रहे थे, फर्स्ट ईयर बिल्कुल थोड़े आ रहे थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको इंटर के सिर्फ लास्ट वाले चैप्टर या हल्के हल्के माइनर माइनर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे थे। या जैसे रेक्टिफायर था, रेक्टिफायर के अंदर भी इसी तरह से टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया बेटा हमारे पास जो है वो हीट कैपेसिटीज और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। इंशाल्लाह कल हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
और इंशाल्लाह कल ये जो है वो इसको, क्योंकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और हीट एंड वर्क दो टॉपिक्स हैं, आज सर को भी लेना है केमिस्ट्री का, तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम इसको चैप्टर को भी सही आए। तो ये जो है वो इंशाल्लाह कल जो है वो इस तरह से जो है वो आगे इसको कंप्लीट करेंगे। कल मैं आपको मैसेज करूंगा मॉर्निंग में क्लास है या इवनिंग में, तो फिर आप उसी हिसाब से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं, अब आपके भी मसले होंगे, जाहिर है टाइम के, मेरे लिए भी मसले होते हैं, तो कोशिश करेंगे ऐसा टाइम हो जो आपको आसानी रहे। अब उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो पीएमसी से रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको फुल चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मुझे अब पीएमसी की टेस्ट होते हुए नजर आ रही है।
बाय ट्रेन पॉपुलेशन। अच्छा बेटा, कल जो टॉपिक हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो टॉपिक तो कंप्लीट हो गया था। टॉपिक के बारे में सारा हमने पढ़ लिया था, मगर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको समझाने थे कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और कल आपको मैंने कुछ एमसीक्यू सेंड भी किए हैं, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रो पोटेंशियल के प्रॉब्लम्स कुछ दिए थे, तो वो प्रॉब्लम आपको समझा देता हूँ। बेटा ग्रुप में जो प्रॉब्लम सेंड किए थे वो उनकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको मैं। अच्छा, इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा बेटा क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, आपको गिवन डेटा गिवन है ये, देखो डेटा गिवन होगी इस तरह, ए +3 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये A+2 आयन बना रहा है, और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और लाजमी ये रिडक्शन पोटेंशियल होगी 1.85 वोल्ट। ये बेटा इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। अच्छा B4, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है B4, और बना रहा है B2, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है 1.66 वोल्ट। C4 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, C+3 बना रहा है, और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.6 वोल्ट। और उसके बाद है D3, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, D बना रहा है, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है 0.22 वोल्ट। पूछ रहा है, कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर, बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर, देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा उसका होता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव की होती है, मोर। अच्छा, तो रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा। तो अब देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा हो सकता है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव की हो, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव की ये है ए की, ठीक है, इसको लिखेंगे A3। A3 के बाद देखो B4, अच्छा B4 के बाद किसका होगा, C4, उसके बाद है D3। तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता, सपोज करते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता रिड्यूसिंग पावर का, इससे पूछ रहा हूं आपको मैं, अगर आपको रिड्यूसिंग पावर का पूछा जाता, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर, तो बेटा रिड्यूसिंग पावर ज्यादा उसी का होता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लेस होती है। रिड्यूसिंग पावर मोर इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस।
रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लेस है। तो लेस किसकी रिडक्शन पोटेंशियल है? अच्छा बेटा डी की। तो रिड्यूसिंग पावर ये हो जाएगा, अच्छा रिड्यूसिंग पावर सबसे जो हाईएस्ट होगा वो डी का होगा। अच्छा रिड्यूसिंग पावर में सबके रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना है बेटा। रिड्यूसिंग पावर में सारे रिएक्शन को हमने क्या करके लिखना है, रिवर्स करके लिखना है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत, और इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होगा तो उसका मतलब है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा डी, ये लूज करेगा। इसलिए D3 नहीं लिखूंगा मैं रिड्यूसिंग पावर में, D3 तो लूज कर ही नहीं सकता, जाहिर रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो डी लूज करेगा, ये भी बेटा मसला हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स को पता है कि इसका जवाब तो डी है, मगर एक तो डी के ऊपर 0 चार्ज है, दूसरे डी के ऊपर +3 चार्ज है, तो रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, D3 का होगा या डी का होगा? बेटा रिड्यूसिंग पावर जो ज्यादा होगा वो डी का होगा, क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स होगा तो डी लूज करेगा। रिड्यूसिंग पावर में लूज कौन करेगा, डी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए डी को लिखूंगा मैं। अच्छा उसके बाद इसलिए ये भी रिएक्शन रिवर्स होगा तो C3 लूज करेगा और C4 में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद B2 लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और B4 में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद A2 लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और A3 में तब्दील हो जाएगा। तो ये रिड्यूसिंग पावर का जवाब है, वो ऑक्सीडाइजिंग का पावर का जवाब है। फिर जो पूछा जाए आपसे, रिड्यूसिंग पावर का पूछा जाए या ऑक्सीडाइजिंग पावर का पूछा जाए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन बेटा, उसके बाद क्वेश्चन वो भी इसी से रिलेटेड है। गिवन है लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और लिथियम बन जाता है सॉलिड, और लिथियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको पता ही है -3.05 वोल्ट। अच्छा क्लोरीन गैस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में तब्दील हो जाती है, क्लोराइड आयन के अंदर, और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.36 पॉजिटिव का वोल्ट। जिंक आयन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिंक सॉलिड बन जाता है और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस का 0.76 वोल्ट। और क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होगा? तो बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा, ठीक है, लेस वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। लेस से मुराद यहां पे माइनस की है, तो बेटा ये वैल्यू सबसे लेस है, और रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज्यादा नेगेटिव की होगी उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट जवाब है लिथियम। अच्छा अब लिथियम आयन या लिथियम सॉलिड? बेटा लिथियम एलिमेंट ये होगा। अगर आपको कहा जाए रिड्यूसिंग पावर को तरतीब दें, रिड्यूसिंग पावर, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का होगा, आयन का नहीं, लिथियम एटम, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट में रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, और रिवर्स में लिथियम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। देखो रिवर्स में लिथियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लिथियम के बाद कौन आएगा, आएगा जिंक,
लिथियम के बाद जिंक आता है सॉलिड, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि लिथियम की बाद जिंक है, जिंक की वैल्यू नेगेटिव की है। अच्छा वो भी जिंक कौन सा, सॉलिड जिंक, जिंक आई नहीं। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का जब भी पूछा जाता है रिएक्शन को अपने रिवर्स करके लिखना है, क्योंकि अब रिवर्स में इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे सभी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा क्लोरीन, क्लोराइड आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, ये होगा। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है अंडरगो ऑक्सीडेशन। अंडरगो ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडेशन का अमल हो, तो ऑक्सीडेशन का अमल सबसे ज्यादा किसमें होगा, लिथियम में होगा। लिथियम से लिथियम आयन जल्दी बन जाएगा। बेटा लिथियम से लिथियम आयन बनेगा, इसलिए हम कहेंगे लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट। लूज लिथियम करेगा, जिंक से जिंक आयन बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मगर लिथियम जल्दी लूज करेगा, देन जिंक, उसके बाद क्लोराइड आयन। तो ऑक्सीडेशन का अमल होगा। बेटा रिड्यूसिंग पावर का मतलब है ऑक्सीडेशन का अमल होगा उसमें। अच्छा एक और क्वेश्चन है, अच्छा कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन ये 73 है, देखो जो यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि सीरीज वही है जो हमने टेस्ट के हवाले से लिया था, वही सीरीज है इसकी। और ये क्वेश्चन जो था ये समझे 72 था क्वेश्चन। और ये 71। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन है ये, रिडक्शन रिएक्शन है ये। नंबर 1 Fe2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Fe में तब्दील हो जाता है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस का 0.44 वोल्ट। सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सोडियम मेटल बन जाता है, और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट। पोटाशियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पोटाशियम बन जाता है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है -2.92 वोल्ट। SN2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, SN 0 बन जाता है, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है -0.14 वोल्ट। अब कह रहे हैं इनका रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से तरतीब दे दो। रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से इनको तरतीब दें। तो बेटा रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, देखो रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कि रिड्यूसिंग पावर उसी का ज्यादा होता है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव की होती है, या जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लेस होती है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो इस हिसाब से पहले बारी किसकी आएगी, पोटाशियम। पोटाशियम का ज्यादा होगा, पोटाशियम आयनिक पोटाशियम, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत, लूज करने की सलाहियत पोटाशियम में ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है।
क्योंकि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बेटा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव की है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा पोटाशियम। पोटाशियम के बाद जो आएगा वो सोडियम होगा। सोडियम मेटल आई नहीं, क्योंकि रिएक्शन को सबको रिवर्स करके लिखना है हमें। अच्छा, उसके बाद आयरन आएगा, Fe होगा। आयरन के बाद क्या होगा, एसिन होगा। और इनके रिएक्शन को हमने रिवर्स करके लिखना है। रिवर्स का मतलब है पोटाशियम से पोटाशियम आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव की हो जाएगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी पॉजिटिव की। तो दो बातें हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में दो बातें। नंबर वन, लेस वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। या लेस वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस हो, लाजमी बात है। लेस का मतलब माइनस की होती है, वो लेस होती है। या क्या हो, तो लेस वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस हो, या हम कह दें मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने नेगेटिव की बात कर रहा हूं। नेगेटिव की वैल्यू अगर मोर नेगेटिव होगी तो वो वैल्यू लेस हो जाएगी। तो बेटा बात सेम ही है। देखो लेस वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मैंने बोल दिया, या मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, या मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव की, तो आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा किसकी पॉजिटिव की है, वो पोटेशियम की है। अच्छा, उसके बाद किसकी आएगी, नंबर 3 पे। नंबर 2 पे सोडियम है, और सोडियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बन जाएगी, प्लस की 2.71 वोल्ट। नंबर 1 पे आयरन है, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, प्लस का 0.44 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद नंबर 4 पे एसिन है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसकी क्या हो रही है, 0.14 वोल्ट। दो चीजें देखो, या तो रिडक्शन पोटेंशियल को देख लो, या आपको गिवन ही रिडक्शन पोटेंशियल होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड होती रिडक्शन पोटेंशियल है। आपको गिवन ही रिडक्शन पोटेंशियल होगी, जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर मे भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जाए तो फिर या तो उसको रिडक्शन में तब्दील कर दो, आपको नहीं डिसाइड हो रहा है तो उसको रिडक्शन में तब्दील कर दो, फिर रिडक्शन को कंपेयर कर दो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव हो। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसकी सबसे ज्यादा